नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करता है। और आज के वीडियो में हम आसाम सर्किल का पेपर लेकर आए हैं। ये सारे क्वेश्चन जितने आपको दिखाई देंगे, ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन असम सर्किल में क्या पूछा था? द हेडक्वार्टर ऑफ महाराष्ट्र पोस्टल सर्किल लोकेटेड इन विच ऑफ फॉलोइंग सिटी। महाराष्ट्र पोस्टल सर्किल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब काफी लोगों ने डाल दिया है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। हेडक्वार्टर महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में एक और राज्य आता है गोवा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। गोवा का भी हेडक्वार्टर कभी पूछ ले तो आपको मुंबई ही बताना है। इसके अलावा जितने भी सर्किल है उनका हेडक्वार्टर वो आपको याद रखना है। वो परीक्षक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? रैंकिंग मशीन का उपयोग करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी को आवेदन देता है? पहला बोला था कि पोस्ट मास्टर ऑफ एचओ को देता है। दूसरा बोला था हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन सब डिवीजन को देता है, पोस्टल डिवीजन को देता है। इसके अलावा पोस्टल रीजन को देता है। फ्रैंकिंग मशीन की यदि मैं आपको बात बताऊं तो फ्रैंकिंग मशीन में 3-4 चीजें आती हैं कि इस का उपयोग जो है कौन कर सकता है। जैसे कोई फर्म है, कोई संस्थान है, कोई कंपनी है जो कि ज्यादा मात्रा में आर्टिकल भेजती है, तो उसको यदि डाक भार का भुगतान करने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है तो फ्रैंकिंग मशीन उपयोग में ले सकता है। 375 रुपए का 5 साल का इसका चार्ज होता है। अब समझने वाली बात यह है कि 2000 से इसका रिचार्ज होता है। मिनिमम जो रिचार्ज करेगा, अभी जो फ्रैंकिंग मशीन हम यूज करते हैं जिसे डिजी फ्रैंक प्लस मशीन भी बोलते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रख लेना है। 1000 के मल्टीपल में ये रिचार्ज किया जाता है। इसके लिए जब भी कोई आवेदन देगा तो आवेदन जो है हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन को देना पड़ता है, वही ऑथराइज करते हैं। ये सारी चीजें फ्रैंकिंग मशीन के संबंध में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, अभी जो फ्रैंकिंग मशीन यूज किया जाता है उस पर 2 प्रकार के मीटर होते हैं। एक होता है असेंडिंग मीटर और एक होता है डिसेंडिंग मीटर। पहले जो फ्रैंकिंग मशीन हुआ करता था वहां पर क्या होता था? वहां पर आपका वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई हुआ करते थे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। इसका उत्तर आपका सी हो गया। लाइसेंस कौन इशू करेगा? सुपरिटेंडेंट करेंगे। डाक प्रभाग के प्रमुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाकघरों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, 3, 6 या 7? देखिए, डाकघर 3 प्रकार का होगा। एक आपका एसओ, बीओ और एचओ होगा। ईडी जो भी एसओ हुआ करते थे उसका फॉर्मेशन अभी बंद हो गया है, उसका अभी चालन नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। लिफाफे में आपसे पूछा है कि लिफाफे में किस स्थान पर डाक टिकट लगाना चाहिए? किस स्थान पर? आपको पता है ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पूरा पेपर जो है बेसिक था। मैंने आपको बोला फिर से रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। ये लिफाफा हो गया आपका, यहां पर आपको टिकट लगाना पड़ता है और इसको बोलते हैं राइट हैंड टॉप कॉर्नर। कभी आपसे पूछे कि बताइए कि जो पाने वाले होते हैं उनका पता कैसे लिखा जाता है, तो पाने वाले का पता ऊपर से 3 सेंटीमीटर छोड़ के हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि यहां से लिखना शुरू करते हैं। यहां से मतलब दाहिने हाथ की ओर, लिफाफे के समानांतर। समानांतर बोलेंगे तो ये हो गया पैरेलल, और हमने दाहिने हाथ की ओर जाना है, मतलब इस ओर जाएंगे तो दाहिना हाथ ये कहलाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या होगा? राइट हैंड टॉप कॉर्नर, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से 2 कथन ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी अवेलेबल ऑल पोस्ट ऑफिस। भाई, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि पोस्ट बॉक्स की सुविधा जो है वो सर्टेन पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध होती है। सर्टेन पोस्ट ऑफिस में बोलूं तो 2 चीज आपको ध्यान रखना है कि चुनिंदा डाकघरों में ही उपलब्ध होती है। अब चुनिंदा डाकघरों में उपलब्ध होगी तो क्या मतलब होगा कि भाई एचओसी जहां पर रिकमेंड करेंगे, जो हमारे सीपीएमजी साहब होते हैं, वो जहां पर रिकमेंड करेंगे वहीं पर पोस्ट बॉक्स की सुविधा लगाई जाती है। पहला स्टेटमेंट हमने गलत कर दिया। अब इसके अलावा हम बात करें कि पोस्ट बॉक्स की सुविधा निशुल्क है, तो निशुल्क तो है नहीं भाई साहब। क्यों निशुल्क नहीं है? क्योंकि इसका वार्षिक किराया 1 साल का 150 रुपए लगता है। अब वार्षिक मैंने बता दिया, तो कमेंट में आपको तिमाही बताना है, 6 माही बताना है, 9 माह का बताना है। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए।
बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गए भाई साहब। ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट था वो था बी। चलिए, एक पत्र का वजन कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। अब पत्र का वजन चेंज हो गया है। अभी जो पत्र का वजन है वो कितना कर दिया, पत्र का वजन इन्होंने कर दिया है भाई साहब 500 ग्राम। अब 500 ग्राम से ज्यादा जो है कोई भी आपका आर्टिकल होगा उसे हम पार्सल के रूप में ट्रीट करेंगे। पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है। और इसके अलावा क्या चेंज किया, देखिए दो तीन चीजें आपको समझते ही जाना है कि अब इसका वजन 2 किलो नहीं होगा, इसका वजन 500 किलो होगा। तो सर अब आप बताइए कि हम याद कौन सा करें, हम 2 किलो याद करें कि 500 ग्राम याद करें। सर बताइए परीक्षा में कौन सा लगाएं, सर 500 ग्राम लगा के आए कि 2 किलो लगा के आए। सर ये बता दीजिए हमको कि दोनों ऑप्शन में होगा तो क्या लगाएंगे। तो भाई साहब ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं सर्किल के ऊपर। सर्किल कैसे डिपेंड करता है कि कोई सर्किल बोलेगा कि गाइड के अनुसार बताइए, और गाइड के अनुसार नहीं बताइए तो पीओ रूल्स अपडेट के अनुसार बताइए। क्वेश्चन तरीका जो है पूछने का ये हो सकता है। यदि क्वेश्चन में किसी प्रकार की चीजें नहीं पूछी जाती तो आप उस क्वेश्चन के ऊपर क्वेरी रेज कर सकते हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना, बिना क्वेरी रेज किए तो कुछ होगा नहीं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का, निम्नलिखित में से किस मामले में पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी होता है। अब आपको मैंने बताया लेटर का वजन 500 ग्राम हो गया है। पार्सल जो था 20 किलो पहले भेजा जा सकता था, अभी 35 किलो तक। इंडिया पोस्ट रिटेल पार्सल, कॉन्ट्रेक्चुअल पार्सल, दो तरीके से इसको हमने बना दिया और अभी जो है 35 किलो भेजा जाता है। नोट डाउन करके रखिएगा, जैसे स्पीड पोस्ट का था हमारा वैसा ही अभी पार्सल भेजा जाता है। पोस्ट कार्ड जो है अभी एक सेपरेट जारी कर दिया, मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट कार्ड अभी हम भेज सकते हैं। देखिए बीमाकृत मूल्यदेय नाम का जो सिस्टम था वो बंद हो गया है। मूल्यदेय को कैसे मर्ज कर दिया हमने, मूल्यदेय को सीओडी में मर्ज कर दिया है ना। तो मूल्यदेय नाम की फैसिलिटी जो है पीओ रूल 2024 में बंद कर दी गई। देखिए 4 किलो से कम का वजन का कोई पार्सल है तो हमने बताया था आपको कि इसका बीमा, इसका आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो चल जाएगा। चलिए पीएलआई के बारे में बात कर लेते हैं। पीएलआई अगला क्वेश्चन पूछा था, पीएलआई की सुविधा कब शुरू हो गई। देखिए दो तीन चीजें पीएलआई के बारे में बताकर जाऊंगा। 1 फरवरी 1884 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगर मैं बताऊं तो 6 टाइप की पॉलिसी इस पर उपलब्ध है। 6 टाइप की पॉलिसी के अलावा जैसे कुछ चीजें और बता दूं तो 1894 में इसे महिलाओं के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। ठीक है, ये डेट भी कई बार आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो था 8 नंबर का, उसका ऑप्शन ए करेक्ट था। 1894 में इसे हमने शुरुआत किया था। 4000 का समय शोर था। ठीक है, 4000 से हमने शुरुआत किया था। अब इसका जो है लगभग 50 लाख तक समय शोर हम कर चुके हैं और 50 लाख तक कोई भी कस्टमर इसका बीमा जो है वो करा सकता है फ्रेंड्स। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डाक जीवन बीमा का विशेष छूट नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए इनकम टैक्स से हम छूट देते हैं, लोन की सुविधा देते हैं। लोन कैसे कैसे देते हैं भाई साहब, मैं आपको बता देता हूं। देखो 2 टाइप की पॉलिसियां होती है, एक WLA पॉलिसी होती है, एक EA पॉलिसी होती है। लोन हम कैसे देते हैं, जो भी EA पॉलिसी होती है उस पर हम 3 साल बाद, लोन भी 3 साल, सरेंडर भी 3 साल, और जो WLA की पॉलिसी होती है उसमें लेट हम लोन देते हैं। कहने का मतलब है कि लोन हम 4 साल बाद उस पर प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑप्शन डी जो था वो इसका फीचर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर था वो था डी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है फिलाटेली से रिलेटेड नहीं है। अब फिलाटेली मैंने बताया था किंग ऑफ हॉबी, हॉबी ऑफ किंग इसका टैगलाइन है। क्या इस पर हमने पद्धति अपनाना है, पद्धति ये अपनाना है कि अकाउंट 200 से खुलेगा। कैसे कि जितने भी टाइप के कॉमरेटिव स्टाम्प जारी करता है भारत सरकार, तो सारे स्टाम्प यदि कोई कलेक्शन करना चाहता है, उसको रखना चाहता है, तो उसको जो है मंथ में जितने भी टिकट जारी किए गए हैं उसके नेक्स्ट मंथ के पहले वीक में सप्लाई कर दिए जाते हैं। यदि उसका खाता जो है पीडीए के तहत खोला गया है तो 3-4 चीजें, जैसे स्पेशल कवर इसके अंतर्गत आता है, फर्स्ट डे कवर इसके अंतर्गत आता है। देखिए लघु सीट्स, मिनिस्टर सीट्स भी इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन एनएससी जो है इसके अंतर्गत नहीं आता। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, यूपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया था। अब यूपीयू का पूछा है तो क्या 3-4 चीजें तो बताएंगे ना, आप भी डालिए। देखिए क्वेश्चन का आंसर नहीं, कम से कम आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड 4 चीजें बताइए तो समझ में आए कि भाई तैयारी आपकी तगड़ी हो रही है ना। इस प्रकार से हो रही है कि आपके पास किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपने जो है तैयार रहना है। देखिए पीडीए का शुरुआत 1 अगस्त 1965 को हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीयू क्या है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में 192 सदस्य हैं। अब इस पर क्या होता है, इस पर जो सदस्य मेंबरशिप लेगा उसको लेटर पोस्ट का
जो आदान प्रदान है वो करना पड़ता है, कोई इस पे रोक टोक नहीं है। लेटर पोस्ट के लिए हम क्या ट्रीट करते हैं? सिंगल पोस्टल टेरिटरी ट्रीट करते हैं, एकल डाक क्षेत्र मानते हैं। कुछ बातें यदि आपको और बता दूं, यूपीयू में पार्सल भेजना है, मनी ऑर्डर भेजना है, तो इसके लिए द्विपक्षीय करार का होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इसका उत्तर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन मतलब बी था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अधिभार के प्रयोजन से अंतरराष्ट्रीय डाक वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए, अधिभार के प्रयोजन से कितने भागों में बांटा गया है? जब भी आपसे आप दो चीजें पूछेगा तो मैं आपको बता देता हूं, तीन चीजें बता देता हूं। कौन कौन सी चीजें? पहला ध्यान रखिएगा कि पूछेगा कि आर्टिकल को कितने भागों में बांटा गया। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि लेख को कितने भागों में बांटा गया है। फिर पूछेगा कि सरचार्ज लगाने के उद्देश्य से देशों को कितने ग्रुप में बांटा गया है, तो दूसरा क्या आ जाए? ग्रुप में बांटा गया है। तीसरा यदि कभी आपसे पूछ ले कि बताइए, ठीक है, बताइए कि इसे कितने जोन में बांटा गया है, सरचार्ज लगाने के उद्देश्य से कितने जोन में बांटा गया है, तो 3 4, 1 2 3। तो लेख पूछेगा तो कितना बताएंगे? पूछेगा तो 2 बताएंगे। कौन कौन सा? एक आपका पार्सल, एक लेटर पोस्ट। आपसे ग्रुप पूछेगा तो ग्रुप 5 बताएंगे। ठीक है, अब गाइड के अनुसार देखेंगे, अभी चेंज हो गया तो बात अलग है ना। गाइड के अनुसार मैं आपको बताऊंगा, गाइड में जो चीज दिया है, सिलेबस में गाइड है, गाइड को लेके आपको क्वेश्चन के ऊपर क्वेरी रेज करना है, क्वेश्चन के ऊपर सवाल उठाना है। जोन पूछेगा, जोन 4 बताएंगे, अभी से याद रहेगा। आपसे लेख पूछेगा, सुनिएगा, लेख पूछेगा 2 बताइएगा। आपसे ग्रुप पूछेगा 5 बताइएगा। आपसे जोन पूछेगा 4 बताइएगा। आज के बाद भूलेगा नहीं, आज के बाद क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। एग्जामिनेशन असेसमेंट कस्टम ड्यूटी इनवर्ड फॉर एन आर्टिकल परफॉर्म इन विच का ऑफिस। असेसमेंट कहां पे करते हैं हम? कस्टम ड्यूटी का कहां पे असेसमेंट करते हैं? असेसमेंट हम कहां पे करते हैं, आपसे ये पूछ रहा है। देखिए, असेसमेंट कहां पे करते हैं? असेसमेंट करते हैं हम फॉरेन पोस्ट ऑफिस में। अब फॉरेन पोस्ट ऑफिस क्या है? देखिए, एफपीओ में करते हैं। फॉरेन पोस्ट ऑफिस क्या है? फॉरेन पोस्ट ऑफिस आपका विनिमय का कार्यालय भी है। तो 2 चीजें हो गई यहां पे, 2 काम हो गए। एक असेसमेंट हो गया, मैं लिख देता हूं असेसमेंट, प्लस ये क्या है? विनिमय का कार्यालय। अब विनिमय कार्यालय मतलब क्या होता है भाई? डाक का आदान प्रदान करता है। किसके साथ? विदेश में ऑस्ट्रेलिया का कोई डाकघर है, अमेरिका का डाकघर है। पाकिस्तान के साथ तो नहीं करना हमको, है ना, फिलहाल में तो बंद कर दिया है। जिस प्रकार का स्थिति उन्होंने क्रिएट किया है, तो वो उनके लायक भी अभी नहीं बचे हैं। ठीक है, हमने थाईलैंड के साथ, नेपाल के साथ, जिनके साथ भी करना है, तो हमने क्या करेंगे? विनिमय के कार्यालय के साथ वो आदान प्रदान करता है। तो 2 चीज करता है विदेश डाकघर, एफपीओ। अब पूछेंगे कि सर जो सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस होता है, उप विदेश डाकघर, वो क्या करता है? भाई वो डाक का आदान प्रदान नहीं करता, वो विनिमय का कार्यालय नहीं है, लेकिन असेसमेंट जरूर करता है। मतलब कोई आर्टिकल आएगा तो उस पर ये कैलकुलेट कर लेगा कि इस पर आपका सीमा शुल्क पेड है कि नहीं पेड है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं पर अधिभार संयुक्त तय करने के उद्देश्य से देशों को कितने समूहों में बांटा गया है? अभी अभी क्वेश्चन आया था, मैंने बताया देशों को समूह पूछेगा, ग्रुप पूछेगा, तो आपको 5 ग्रुप बताना है। एरोग्राम का वजन बताइए और एरोग्राम का वर्तमान कीमत बताइएगा। एरोग्राम का वर्तमान कीमत बताइएगा, एरोग्राम का वजन बताइएगा। देखिए कितना वजन है? 3 ग्राम है। साइज याद है क्या आपको? याद नहीं है तो फिर याद करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होगा? यदि 20 जुलाई तक याद नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, कितने जुलाई तक? 20 जुलाई तक याद नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। 1 साल के लिए और फिर आपको कहीं ना कहीं मेहनत करना पड़ जाएगा। तो ऐसा कोशिश करिए कि याद नहीं हो रहा है तो 20 जुलाई तक याद कर लीजिएगा। क्या है भाई? 20 रुपए कीमत है पूरे हर जगह के लिए। कितना? हर जगह के लिए 20 रुपए। कोई भी कंट्री में एरोग्राम भेजते हैं, ये 20 रुपए लगेगा। अब 2-3 चीजें और बता देता हूं। इसके कैटेगरी का सरफेस में कोई आर्टिकल नहीं है। यह एक ऐसा आर्टिकल है जिसके कैटेगरी का सरफेस में, इनलैंड में सरफेस में कोई आर्टिकल नहीं है। ये बात आपको नोट डाउन करके रखें। ठीक है, इंपॉर्टेंट था। 20 रुपए चार्ज हो गया, 3 ग्राम उसका वो हो गया वजन। इसके अलावा एरोग्राम का साइज याद कर लीजिएगा। साइज 110 इंटू 120 नेहा ने बताया, बहुत बढ़िया नेहा। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका क्या करेक्ट है? ऑप्शन करेक्ट है 3 ग्राम। चलिए फ्रेंड्स, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए। कस्टम घोषणा पत्र 2 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
अब क्या समझेंगे सर, हमको CN22 बताया था आपने, लेकिन अभी तो आप दूसरा बता रहे हैं, तो क्या होगा इसका? क्यों बता रहे हैं? क्योंकि गाइड के अनुसार भी याद करना है और आपको साथ ही साथ जो अपडेट है उसको भी याद करना है। उद्देश्य क्या है? आप झारखंड से हैं और कोई मध्य प्रदेश से है, कोई बिहार से है, कोई दिल्ली से है, कोई वेस्ट बंगाल से है, आसाम से है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, ठीक, किसी का जो अपने अपने सर्किल में उनसे कंपटीशन है, तो पहले और दूसरे से होना नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपने अपने आप को देखना है, ठीक है। CN-C2 CP3, CN-C2 CP3, C1, C2 और CP3 जो है वो क्या है? सीमा शुल्क घोषणा प्रपत्र हैं। इंपॉर्टेंट है, कैसे है? कैसे? गाइड के अनुसार। गाइड के अनुसार क्या होगा? ध्यान रखिएगा कि C1 और C2 CP3, ठीक है, ये दोनों फॉर्म है जो पहले उपयोग में आते थे। इनका लिमिट क्या तय था? 3400 रुपए से ज्यादा, 3400 रुपए से कम, किस प्रकार के फॉर्म का उपयोग करना है। अभी क्या करते हैं? CN-22 और CN-23, 300 SDR से ऊपर, 300 SDR से कम। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से करते हैं क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, किन समूह के देशों को विदेश में संचार संबोधित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतर पत्रकार्ड की अनुमति का उपयोग दिया गया है? अंतरराष्ट्रीय पत्रकार्ड का उपयोग विदेशों के लिए आप नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अपवाद के तौर पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पहला नाम है भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। अब ये क्वेश्चन तो कर लिया, मुझे कोई ये बता दीजिए कि मुझे कोई ये बता दीजिए कि अंतर्देशीय पत्रकार्ड का उपयोग यदि आपने भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के अलावा किसी और देश के लिए कर लिया तो उसको हम क्या ट्रीट करते हैं? ठीक है, क्या ट्रीट करते हैं? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, हिंदी इसका नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। प्रिंटेड पेपर सर्विस फॉरेन कंट्री जनरली करस्पॉन्ड टू विच सर्विस? इनलैंड पोस्ट। किसके समान है? जैसे आपका विदेश में प्रिंटेड पेपर होता है, वैसा ही आपका इनलैंड में बुक पैकेट का सर्विस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आ जाइए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन दैट कैन सोल्ड एट अ टाइम? 5, 10, 20 या फिर जनाब जाएगा? एक समय में रिप्लाई कूपन जो है एक व्यक्ति को कितने बेचे जा सकते हैं? आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि एक समय में एक व्यक्ति को कितने रिप्लाई कूपन भेजे जा सकते हैं? बिल्कुल, कौन सा उत्तर हो जाएगा कि भाई 10 जो है वो रिप्लाई कूपन भेजा जाएगा। रिप्लाई कूपन जो है, रिप्लाई कूपन 10 बेचा जाएगा एक व्यक्ति को एक समय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 20 नंबर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। विच सेक्शन कस्टम एक्ट 1962 एम्पावर कस्टम डिपार्टमेंट प्रोहिबिटेड इंपोर्ट सर्टेन गुड्स? 1962 की किस धारा के तहत सीमा शुल्क विभाग को कुछ आयात पर रोक लगाने का अधिकार देता है? सेक्शन 11 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आईटी आधुनिकीकरण के किस खंड के तहत नई तकनीक के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई? देखिए, हमने बात किया था आईटी आधुनिकीकरण में कि किस सेगमेंट के तहत कर्मचारियों को हमने प्रशिक्षण देना है। कौन सा सेगमेंट था? सेगमेंट था चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वो हो जाएगा सी, ठीक है। सीएम। सीबीएस किस में था? सीबीएस था एफएसआई में। कुछ और चीजों के बारे में चर्चा कर ले। मेल ऑपरेशन हार्डवेयर के तहत डाकघरों और मेल कार्यालय को हार्डवेयर की सप्लाई करना। एनआई के तहत हमने नेटवर्क इंटीग्रेटर बैन नेटवर्क प्रोवाइड किया, जिसमें 2 प्रकार के नेटवर्क थे, NSP1 और NSP2। और अगला क्वेश्चन टारगेट करिए, वर्ड सीबीएस जो है वो किस सेगमेंट से रिलेटेड था?
वर्ड सीबीएस जो है वो किस सेगमेंट से रिलेटेड था? ठीक है, किससे रिलेटेड था? एफएसआई से, सीएसआई से, या फिर आरएस से? विच वन इज करेक्टेड? बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो था एफएसआई। एफएसआई से रिलेटेड था। एफएसआई में दो चीजें थी, एक सीबीएस था और एक सीआईएस था। इंश्योरेंस का और सीबीएस दोनों चीजें थी। टीपीएमएस किस में था? अब दो तीन चीजें बताकर ही जाऊंगा मैं आपको। टीपीएमएस लिख देता हूं। टीपीएमएस बजट फिलाटेली, ठीक है। इसके अलावा आपका स्टाफ शेड्यूलिंग, ये सारी चीजें जो थी वो किसके अंतर्गत थी? सीएसआई के अंदर। बॉस हो गया, बैक ऑफिस, आईपीबीएस, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत थी? सारी चीजें सीएसआई के अंतर्गत। अगला कुछ क्वेश्चन है, ईएमवी चिप का उपयोग। ईएमवी चिप का उपयोग एटीएम कार्ड में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। तो चिप है ईएमवी चिप, उसका उपयोग हमने कहां पर करना है? उसका उपयोग हमें एटीएम कार्ड में करना है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पर है। बोला मैक एनएसपी 1 और एनएसपी 2 किससे संबंधित हैं? एनएसपी 1 क्या था, अब बताइए। इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है आपको। पिछले 3 साल से उत्तराखंड में पूछ रहा है। इस पेपर को सीधे सीधे 2022 में एक दो सर्कल ने पूछा। इस पेपर को 2023 में एमपी ने पूछा, है ना। और साथ ही साथ 2024 में इसी पेपर को सीजी ने पूछा। वही मैं जब बात करता हूं ना डिपार्टमेंटल एग्जाम की स्थिति की, तो उस पर मेरा जो अनुभव है ना, इस प्रकार का एसटीएस और जेटीएस लेवल का अधिकारी जो पेपर बनाता है, ठीक है, जो अधिकारी इस पेपर को बनाते हैं उनको ये बात समझना चाहिए कि इतना बड़ा सिलेबस और उनको क्वेश्चन की संख्या नहीं मिल पा रही। एनएसपी 1 बीएसएनएल, एनएसपी 2 सिफी, दो प्रकार के नेटवर्क है भाई साहब। और मैक बाइंडिंग का उपयोग जो है वो हमने नेटवर्क से रिलेटेड होता है, और एनएसपी 1 एनएसपी 2 भी नेटवर्क से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। तो 25 का जो उत्तर था वो था ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन भी आपका रिलेटेड है एनआई से ही। बोला है मैक बाइंडिंग का उपयोग आमतौर पर आधुनिकीकरण परियोजना के किस खंड में किया जाता है? मैंने अभी बताया कि ये भी एनआई से रिलेटेड है, एनआई कहीं पे भी नहीं दिया है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाए। अब कई बार बोलते हैं टी कोड, जैसे हमने देखा था ZFR अंडरस्कोर, फिर उसके बाद ए देखा था, ठीक है, न्यू देखा था, तो वो डेली अकाउंट जनरेट करने के लिए था। तो उस प्रकार के टी कोड जैसे MIGO हो गया ना, और बीओ स्लिप जनरेट करने के लिए ZBO स्लिप हो गया। इस प्रकार के जो भी टी कोड होते हैं, उस सारे टी कोड का टी का मतलब होता है ट्रांजैक्शन, ठीक है। और सीएसआई परिवेश में इसका बहुत उपयोग हुआ है। अभी 2.0 आ रहा है, तो 2.0 में कुछ चीजें बदल जाएंगी। मतलब आपको वन यूआई देखने को मिलेगा, वन यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा, है ना। बार बार आपको हर एक एप्लीकेशन में नहीं जाना पड़ेगा। जो आपका डाक सहायक होगा एक ही एप्लीकेशन में बहुत सारे फंक्शन में काम कर सकेगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका ऑप्शन ए था। 27 का कितने खंडों में विभाजित किया गया था? बेसिक क्वेश्चन है, 8 खंड हो जाएगा। कौन कौन से थे आपको याद है? नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। आईटी आधुनिकीकरण में आपको पीएमयू का मतलब बताना है। क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बताइए HFINRPT, ये लास्ट में जो दिख रहा है ना आपको रपट, इसका उपयोग किस प्लेटफॉर्म में किया जाता है? ये सारे क्वेश्चन मेरे पीडीएफ में दिए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टी कोड भी हमने दिया है, कुछ हमने इंपॉर्टेंट मेनू भी दिए हैं, तो ये आपको याद करने हैं। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि इसका उपयोग फिनेकल में करते हैं, ठीक है। और आप सभी आगे चल के ये काम करने वाले हैं, है ना। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट 35 kg का होता है,
साइज आप कमेंट कर दीजिएगा तो बाकी बाकी लोग भी याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वेयरहाउसिंग का सर्विस जो है निम्नलिखित में से किसकी एक विशेषता है? वेयरहाउसिंग हो गया, रिटर्न लॉजिस्टिक हो गया, इसके अलावा पिकअप की फैसिलिटी हो गई, एफटीएल की फैसिलिटी, एलटीएल की फैसिलिटी, सारी फैसिलिटीज जो होती हैं वो कहाँ पर उपलब्ध होती हैं? ये लॉजिस्टिक पोस्ट में उपलब्ध होती है। आपको ये बात नोट डाउन करके रखना है। लॉजिस्टिक पोस्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए काफी लोगों ने सवाल किया है कि जो जन सुरक्षा स्कीम डिपार्टमेंट अपने कंटिन्यू करता है, भारत सरकार की स्कीम है, उसका शुरुआत पूछा था। तो इन विच ईयर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज स्टार्टेड जन सुरक्षा स्कीम ऑल सीबीएस पोस्ट ऑफिस। इसमें 3 प्रकार के स्कीम अभी कंटिन्यू चल रहे हैं और इसके जो भी दावे होते हैं वो हमने कल क्वेश्चन देखा था, इसको हमने कहाँ भेजना है? संसद मार्ग एचओ भेजना है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि इसके जो भी डेथ क्लेम के फॉर्म वगैरह होते हैं, तो इसकी शुरुआत जो है 9 मई 2015 को हुई थी। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था पीयूएसए अकाउंट का, पीयूएसए अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था। ध्यान रखिएगा पिछले कई सालों से सारे ब्याज दर चेंज किए जा रहे हैं, लेकिन आपका जो एसबी का इंटरेस्ट है वो बदलाव नहीं किया जा रहा है। ये जो है काफी दिनों से कांस्टेंट चल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को औपचारिक रूप से किस वर्ष में लॉन्च किया था? आईपीपीबी एक बार लॉन्च हुआ था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जनवरी 2017 में, फिर इसे ऑफिशियली हमने सितंबर 2018 में लॉन्च किया था। और आईपीपीबी जो है अभी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है भारतीय डाक विभाग के साथ। तो औपचारिक रूप से जब पूछेगा तो आपको ये चीज ध्यान रखना है 2019, 2020, इसके अलावा 2021 या फिर नन ऑफ द अबव, व्हिच वन इज करेक्टेड? देखिए हमने क्या बताया, 2017 बताया, एक तो बताया 2017 जिसमें हमने पायलट प्रोजेक्ट देखा था, और इसके अलावा जो ऑफिशियल लॉन्च किया गया था वो था आपका 2018 का। इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं था। ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बीमा कवर कितना प्रोवाइड किया जाता है? अगला क्वेश्चन फ्रेंड स्क्रीन पर है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अधिकतम क्या है भाई? अधिकतम 2 लाख है। सुरक्षा बीमा योजना क्या होता है? सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तो हम इसके लिए बीमा कवर देते हैं। और एक चीज ध्यान रखना है कि जिस बैंक के साथ आप एक खाता खोलते हैं, इस स्कीम में कस्टमर पार्टिसिपेट करता है, बैंक हो सकता है, ऑब्लिक पीओ पोस्ट ऑफिस हो सकता है, तो वो जो है मास्टर पॉलिसी होल्डर कहलाता है ना, चाहे बैंक हो चाहे आपका कोई पीओ हो। दीनदयाल स्पर्श योजना क्या कहलाता है? देखिए हर एक सर्किल जो है एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम कंडक्ट करता है। अब इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टिकट से संबंधित जो जागरूकता पैदा करना है, ये हर एक साल लगभग कंडक्ट किया जाता है। यदि कोई परेशानी नहीं होती है तो हर एक साल कंडक्ट किया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखना है। ठीक है। दीनदयाल स्पर्श योजना भारतीय डाक के किस खंड, किस गतिविधि से रिलेटेड है? स्टाम्प से रिलेटेड है। स्पर्श इसका नाम है, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन एप्टीट्यूड रिसर्च स्टाम्प इन एज हॉबी। ठीक है, स्टाम्प से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट खाता न्यूनतम कितनी राशि से खोला जाएगा? हमने आपको बताया 200 से खोला जाता है, कोई भी विकल्प नहीं है, ऑप्शन आपका कोई सही नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ग्रामीण डाक जीवन में शुरुआत कब हुई थी? हमने बात किया था पीएलआई के बारे में। क्या बताया था मैंने पीएलआई के बारे में? पीएलआई के बारे में मैंने बताया था 1884। महिलाओं के लिए पीएलआई क्या बताया था? 1894। अब गांव की आबादी बीमा से वंचित न रहे, इसको मद्देनजर रखते हुए डाक विभाग ने 1995 को ग्रामीण डाक जीवन बीमा लॉन्च किया, 24 मार्च 1995। कितने टाइप की पॉलिसी उपलब्ध है ये पूछा था आपसे, तो इस पर 6 टाइप की पॉलिसी उपलब्ध होती है। जैसे मैं आपको काउंट करा देता हूं, WLA है, ठीक है, TWLA है, इसके अलावा क्या है, एक आपका EA है, AEA है क्या, ठीक है, आपका GP भी है, ग्राम प्रिया ना,
चाइल्ड पॉलिसी भी है। या आपको बात नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। इस पर ज्वाइंट पॉलिसी जरूर नहीं, जैसे हमारा एक पॉलिसी होता है ना ज्वाइंट पॉलिसी पीएलआई में, वो पॉलिसी इस पर उपलब्ध नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रधान डाकघर का एक शाखा या फिर विभाग नहीं है। मेल ब्रांच एचओ के अंतर्गत आएगा, डिलीवरी डिपार्टमेंट एचओ में आएगा, छटाई एचओ में आएगा। लोन शाखा तो आपको पूरे पोस्ट ऑफिस में केवल आईपीपीबी में देखने को मिल सकता है, बाकी ये कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, विभागीय कर्मचारी के माध्यम से यदि आपको लूज कैश भेजना है उसका लिमिट क्या तय किया गया? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख। लूज भेज रहे हैं तो लूज का जो लिमिट तय किया गया है वो आपने ध्यान रख लेना है कि ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 5 लाख। सिंगल भेज रहे हैं तो 5 लाख है, डबल यदि 2 विभागीय कर्मचारी हैं 10 लाख भी इसे भेजा जा सकता है। एसओ स्लिप का बिल्कुल 2-3 चीजें सीखनी है। ये लूज भेज रहे हैं तो 5 लाख है, और कोई भी डिपार्टमेंटल 2 कर्मचारी हैं तो आपने 10 लाख है। इसके अलावा एमटीएस है, एमएमएस का गाड़ी है, हमारा खुद का गाड़ी है, मतलब विभाग का गाड़ी है और साथ में ड्राइवर है तो 20 लाख जा सकता है, ठीक है। ये चार्ट जो मैंने बताया था ना वो याद कर लेना है आपको। एसओ पर्ची कहाँ से कहाँ जाता है और आपको ये बताना है कि एसओ पर्ची का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है। तो एसओ पर्ची कौन बनाता है? तो भाई सब अकाउंट क्लर्क, हमने बताया था आपको इसके बारे में। तो ये कहाँ से कहाँ होगा? एचओ टू एसओ होगा, ठीक है, एचओ टू एसओ होगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एसबी ऑर्डर 2021 का पूछ लिया इन्होंने। मैं आपको 3 साल का दिया हूं, देखिए एसबी ऑर्डर 10 साल के हैं, 15 साल के हैं। अब सब तो याद कर नहीं पाओगे आप, लेकिन इंपॉर्टेंट दे दिया है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं क्या क्या कर लो। 2-3 चीजें कर लो आप। एक तो जितना 3 साल का दिया उतना याद कर लो। उसके अलावा क्या कर लो, उसके अलावा आप जो पेपर में पूछेंगे उसको याद कर लो, ठीक है। 10 साल के एसबी ऑर्डर याद करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर बाकी चीजें आपकी रुक जाएंगी। आपको मेरिट में आना है, टॉपर बनना है, और उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन भी एक लॉजिक तरीके से करनी पड़ेगी। तो एसबी ऑर्डर 33/2021 के माध्यम से पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम 2021 जारी किया। इन बच्चों के लिए जो बच्चे कोविड के दौरान अनाथ हो गए हैं। क्या स्कीम था? डाक विभाग का जो स्कीम है स्मॉल सेविंग स्कीम एमआईएस में 10 लाख रुपए पैसा हम डालेंगे, और जब इस बच्चे का उम्र जो है 18 साल से ऊपर हो जाएगा तो उसको उस पैसे से हम क्या करेंगे, आप जैसे स्कॉलरशिप के रूप में जो उसका ब्याज बनेगा वो देंगे। 5 साल के बाद पूरा पैसा जो उस बच्चे के नाम में कर दिया जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसके साथ खोलेंगे? जैसे आपका एक बच्चा हो गया, अब उसके माता पिता तो है नहीं, इस अकाउंट को हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ, जो आपके डीएम होते हैं उनके साथ इस अकाउंट को मैनेज किया जाएगा। 45 नंबर में भी एसबी ऑर्डर का क्वेश्चन है, अकाउंट डीएम के साथ खुलेगा। ये अगला 45 का बिल्कुल एसबी ऑर्डर नंबर 37/2021 के माध्यम से एससीएसएस खातों में टीडीएस कटौती को स्पष्ट किया गया था, ठीक है। 45 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मेटल टोकन इंपॉर्टेंट है, मेटल टोकन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका आईडी कार्ड होता है उसी प्रकार का मेटल टोकन आरएमएस के कर्मचारियों को दिया जाता है, लेकिन सेलेक्टेड कर्मचारियों को ही दिया जाता है, सबको नहीं दिया जाता है। जैसे जो ट्रैवल कर रहा है, मेल वैन में जा रहा है, सेक्शन में जा रहा है, मेल ऑफिस में मेल का आदान प्रदान करने के लिए उसकी ड्यूटी लगी है, तो जो भी रेलवे कर्मचारी हैं उनको दिखाने के लिए ये मेटल टोकन दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चयनित आरएमएस कर्मचारियों को दिया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा सॉर्टिंग मेल ऑफिस का हिस्सा नहीं है? मेल छटाई, पंजीकरण, डाक टिकट संग्रह। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था, फिलाटेली जो है इसका पार्ट नहीं है। ये क्वेश्चन जब पहली बार आया था तो काफी लोग कंफ्यूज हो गए थे, यार हमने यूपीयू पढ़ लिया, अप्पू पढ़ लिया, अब ये अरब पोस्टल यूनियन क्या है? ठीक है, अरब पोस्टल यूनियन क्या है? तो जैसे आपका अप्पू है ना, अप्पू है कि नहीं है, APPU, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, तो उसी प्रकार का तो अरब कंट्री भी बना लेगा ना, तो अरब पोस्टल यूनियन हो गया। जो अरब कंट्री है उन्होंने आपका एक समूह बना के रखा है जो कि डाक का आदान प्रदान करता है। पूछा है अरब पोस्टल यूनियन रिस्ट्रिक्टेड यूनियन, हेडक्वार्टर इन विच सिटी? कायरो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अभी तक मुझे इसके बारे में तो कुछ डाटा मिला नहीं है। अभी मुझे अरब पोस्टल यूनियन और यूपीयू अप्पू, अगर कोई और होगा तो आप भी रिसर्च करिएगा और मुझे फॉरवर्ड करिएगा व्हाट्सएप पे, ताकि उसके बारे में आपको साझा कर सकूं। कुछ चीज़ें आपको गूगल और यूट्यूब पे आर्टिकल देखने से मिल जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर का है। अगला क्वेश्चन 49 है, अंतर्राष्ट्रीय मेल प्रसारण में ट्रायल नोट का उपयोग सबसे अनुकूल मार्ग निर्धारित करने के लिए। अब ट्रायल नोट पूछा गया तो आपको दो चीज ध्यान रखना कि फॉर्म नंबर क्या होता है। हमने जब फॉरेन पोस्टल मैनुअल किया था तो वहां पर मैंने बताया था, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है कि फॉर्म नंबर भी याद कर लेना है। टू डिटरमाइन द मोस्ट फेवरेबल रूट, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाए। 50 नंबर क्वेश्चन है, मेल ऑफिस सॉर्टिंग मेल ऑफिस का मेल विभाग किस प्राधिकरण के प्रमुख है। अंतर्राष्ट्रीय का पूछा है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मेल प्रसारण के लिए पूछा है। तो सॉर्टिंग मेल ऑफिस का इंचार्ज कौन होगा आपको ये बताना है। का उत्तर HSA, सभी का उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो PLI का लोन कौन सैंक्शन करता है, लोन अप्रूव करता है CPC मैनेजर, आपको ध्यान रखना है। आज के वीडियो के लिए इतना ही करेंगे। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।